बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेवेनेंट, एक सच्ची कहानी। हमारी इस कहानी की शुरुआत 1823 से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत घने जंगल में 45 लोग हैं और ये सारे के सारे जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी खलों को बेचकर उनका व्यापार करते हैं। तो इसी ग्रुप में एक आदमी होता है ह्यूग ग्लास और उसका बेटा हॉक। ये सारे के सारे जब जंगल में होते हैं तो इनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। और ये आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये तकरीबन 10 बचे हैं और ये 10 के 10 पानी में मौजूद अपनी नाव की तरफ भागते हैं और उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासी लोगों का है और नदी में चलती उनकी कश्ती कहीं न कहीं से वो जरूर देख रहे हैं और वो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जो इनका हेड होता है तो ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास बोलता है कि हमें इस कश्ती को समुद्र में छोड़कर जमीनी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात से ग्रुप में मौजूद एक आदमी इत्तेफाक नहीं रखता। वो बोलता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुँचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इस इलाके को, इस टेरिटरी को ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि हम लोग घर सुरक्षित पहुँच जाएं। और वो ये तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते आगे बढ़ेंगे और वो सारे अपनी कश्ती से उतर जाते हैं और कश्ती को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो कश्ती बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खलें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में अगर ये दोबारा यहाँ पर आए इनकी खालें इन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक है और ठंड का मौसम आने वाला है और इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें इस ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए ये सब उस ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं। और अब ये सब के सब उस घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है और समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते आगे घर जाना चाहते हैं। तभी इन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है तो उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए दिखे। और अब ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। अब आदिवासी इनके पीछे हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठता है, वो अपनी बंदूक उठाता है तो जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम चौकस हो जाता है और उसे अपने सामने बालू के पंजों के कुछ निशान दिखते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता है, एक बालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और बालू उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास बुरी तरह जख्मी हो चुका है। बालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है। ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी गन उठा लेता है, लेकिन बालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला करता है। लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास उस पर गोली चला देता है। लेकिन वह बालू है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे उस गोली का ज्यादा असर नहीं होता। तब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है और एक बार फिर से वो उससे दूर चला जाता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है, वह बड़ी मुश्किल से उस चाकू को बाहर निकालता है। हालांकि बालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार फिर से वो ग्लास पर हमला करता है और जब बालू ग्लास को मार रहा होता है तो ग्लास भी लगातार उसे चाकू मारता है और वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो बालू ग्लास के ऊपर गिरता है। लेकिन बालू मर चुका है, ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि बालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसे बहुत गहरे गहरे घाव दिए हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। अभी ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उस पर बालू गिरा हुआ है और बड़ी मुश्किल से बालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घाव पर सिलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका गला पूरी तरह से फट चुका है और बहुत गहरे गहरे घाव हैं और उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि अब वो चल भी नहीं सकता। और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो आदिवासी इनको मारना चाहते थे उनके पास इनकी बहुत सारी खालें होती हैं और वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वो आदमी इन पर तीर और कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं, बंदूकें हैं और अब इनकी जान को और ज्यादा खतरा है। यहाँ ये 9 लोग ग्लास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं। वो
वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता। वो तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से बाहर ले जाना तकरीबन नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो। तो कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि ग्लास की वजह से ही ये सब बचे होते हैं। वो अपने आदमी को बोलता है कि जो भी ग्लास के पास यहाँ रुकेगा उससे रॉकी माउंटेन फार कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को नेशनल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापिस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा और वहाँ पर एक लड़का और होता है, वो बोलता है कि मैं भी रुकूंगा चाहे $70 मिले या ना मिले। भी इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्ज होता है। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन बोलता है ठीक है $100। तभी जो ग्लास का बेटा होता है और दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो। और फिट्ज कहता है कि $300 काफी हैं, मैं इससे अपना घर खरीद सकता हूँ। अब वो भी इनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये 3 और ग्लास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के सारे आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब है। फिट्ज को लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। एक दिन शाम को जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्ज उसके पास आता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी और तुम अपनी जान बचाकर अपने बेटे की और हम सब की जान बचा सकते हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ, अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्ज बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकाने की कोई ज़रूरत नहीं और इसके बाद वो उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। तो ग्लास अब मर रहा होता है, तड़प रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा वहाँ पर आ जाता है और बंदूक के पिछले सिरे से फिट्ज को मारता है और फिट्ज बहुत दूर जाकर गिरता है। फिट्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन फिट्ज उससे बंदूक छीन लेता है। फिट्ज के पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके बेटे को मार देता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पैर टूटा हुआ है और वो अधमरी हालत में है, इसलिए वो अपने बेटे की मदद भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है। तब फिर उसके बेटे को घसीटकर एक तालाब के पीछे छुपा देता है ताकि वो तीसरा लड़का अगर वहाँ पर आए तो उसे ना देख पाए। और जब वो लड़का वहाँ पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है और फिट्ज और ब्रीजर सो जाते हैं और सुबह फिट्ज ब्रीजर के कान में कहता है कि यहाँ से लगभग थोड़ी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रीजर डर जाता है, बोलता है कि हो कहाँ है। फिट्ज बोलता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा। वो लड़का कहता है कि ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन को वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरी रस्म रिवाज से करके यहाँ से जाएंगे। ये सुनने के बाद फिट्ज ग्लास को बहुत बुरी तरह से खींचता है। उसके पूरे जिस्म पर घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिट्ज ने सामने एक गड्ढा किया होता है, फिर उसमें ग्लास को डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो लड़का कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिट्ज कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इस पर मिट्टी डाल रहा हूँ। उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और वो उस लड़के को कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जान का भी खतरा है और वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहाँ से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि फिट्ज झूठ बोल रहा है। आसपास कोई आदिवासी नहीं होते और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है। वो दर्द से तड़प रहा है और वो मरने वाला है। ग्लास बहुत देर तक वही जगह पर जहाँ उसे दफनाकर चले गए हैं अधमरी हालत में लेटा रहता है। फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसके बेटे की लाश है और वो अपने बेटे की लाश पर सर रखकर कई घंटों तक बैठा रहता है। फिर उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ पर मछली का एक कंकाल पड़ा होता है। वो उससे एक हड्डी तोड़ता है, उसमें कुछ सूखा हुआ मांस होता है, वो उसे खाता है। अब वो रगड़ता हुआ घिसटता हुआ नदी के किनारे पर जाता है और वो देखता है कि नीचे एक नदी है, तो बड़ी मुश्किल से वो उसी तरह से रगड़ता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। और जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह कटी होती है। अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए, और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पर जहाँ पर घाव होता है वहाँ पर डाल देता है। अब वो आग जलाकर एक आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग लगाता है, जिससे बारूद जल के एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। और वो ऐसा इसलिए करता है कि जलने से उसका घाव जो फटा हुआ है वो चिपक जाए। और जैसे उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है तो ग्लास बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है, पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले वो ग्लास को मार पाते ग्लास नदी में कूद जाता है
तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है और अब गिलास इसी नदी के किनारे कुछ दिन रहता है। उसे काफी दिन हो चुके हैं, अब तो उसके घाव भी भर चुके हैं। अब वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने की वजह से उसके पास पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिलता। कभी कभार एक आधी मछली पकड़ लेता है जिससे वो खुद को जिंदा रख सकता है। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखती हैं। जब वो उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया है और वो इसे खा रहा होता है। जैसे ही वो गिलास को देखता है तो वो अपना तीर और कमान गिलास की तरफ तान देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी गिलास कहता है कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि वो बोलता नहीं पाता लेकिन इशारे से उसे समझाता है मुझे खाना चाहिए। और मेरी जो ये हालत है जंगली भालू ने की है, तो मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। अब ये जो आदमी होता है कि पूरे गांव को उन लोगों ने दिला दिया होता है, तो उसे कुछ खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है। फिर दूसरी ओर फिट्ज और वो लड़का जो यहाँ पर गिलास को मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, अब वो रास्ते में जा रहे होते हैं। उस लड़के को फिट्ज की बातों से ये पता चलता है तो वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं था। फिट्ज ने ये झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। इस बात को लड़का विद्रोह करता है, लेकिन फिट्ज उस लड़के को अपनी बातों में बहका कर वहाँ से आगे के सफर में ले जाता है। जब वो आगे जाते हैं तब वो एक गांव से होकर गुजरते हैं और उस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। तो वहाँ के सारे लोगों को मार दिया होता है। वहाँ पर उन्हें दो घोड़े भी मिलते हैं। अब वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना है। लेकिन फिर उस लड़के को उस जगह पर एंटर करने से पहले ये बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बोलना, अगर उन्हें सच पता चला तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। फिर और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन उसकी टीम इससे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी होती है और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तब कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है। लेकिन वो लड़का अपने पैसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर बोलता है सफर में जो कुछ भी हुआ उससे ये लड़का सदमे में है, इसलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अब वो उस लड़के के पैसे भी ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दरअसल उस लड़के को दिल ही दिल में कहीं गिल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ गिलास उस बर्फ में उस आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है। तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। गिलास बीमार है और उसके घाव सड़ रहे हैं, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी गिलास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाता है। गिलास के सारे कपड़े उतार कर उसके अंदर रख देता है। इसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। जब सुबह गिलास उठता है तब वो चारों तरफ देखता है, तब वो आदमी से कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तब वो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेड़ के साथ लटका दिया है। ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। तो गिलास उनके घोड़ों तक पहुंचता है। वहाँ एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। गिलास उस लड़की को उस आदमी से बचाता है, अपने घोड़े को लेकर उस लड़के को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद रात गिलास एक पेड़ के नीचे गुजारता है। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुँचने ही वाले हैं। तो एक दो आदिवासियों को गोली मारता है, घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। लेकिन अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं, इसलिए वो घोड़ों पर बैठकर गिलास का पीछा करते हैं। सामने एक पहाड़ होता है, नीचे खाई होती है, लेकिन गिलास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुकेगा तो वो लोग उसे गोली मार देंगे। इसलिए गिलास घोड़े के साथ खाई से नीचे गिर जाता है। नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा गिरने से मर जाता है, लेकिन गिलास अभी भी जिंदा है। लेकिन भले ही वो इस पहाड़ से गिरकर नहीं मरा, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता, क्योंकि अभी तक जिस बालू की खाल को वो ओढ़कर ठंड में बचा रहा था वो खाल वहीं छूट गई थी। ठंड से बचने के लिए वो घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। और किसी तरह से पूरी रात घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। तो सुबह उठता है, अपना आगे का सफर तय करता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं जहाँ पर गिलास को पहुँचना है, जहाँ पर फिर और वो लड़का और वो बाकी सारे लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है और वो उनसे आसरा मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते, वो उन्हें कुछ पैसे देता है, साथ में एक बोतल देता है और ये वही बोतल होती है ब्रीचर गिलास के पास छोड़कर आया था। ब्रीचर को ये लगता है गिलास तो शायद मर चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक अभी भी जिंदा है और उसे लगता है कि ये हॉक की बोतल है। वो उस आदमी से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। ये बोलता है कि यहाँ से 30 मील दूर सी आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली। और अब ब्रीचर और कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर हॉक और गिलास को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ब्रीचर को नहीं पता और उसे फिट्ज ने मार दिया है। लेकिन फिट्ज समझ जाता है तो हो ना हो अभी भी गिलास जिंदा है। तब कप्तान ब्रीचर और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं, यहाँ पर बोतल मिली थी। जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिलास मिलता है और गिलास को
जिंदा देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रीचर ने और फिट्ज ने ये बोला था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास को देखकर कप्तान बोलता है कि फिट्ज को अरेस्ट कर लो। अब वो गुस्से में कैंप पर आता है और फिट्ज को ढूंढता है, लेकिन फिट्ज वहाँ पर नहीं मिलता और अब वो फिट्ज को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और जब वो अपने कमरे में आता है अब वो देखता है फिट्ज ने उसकी तिजोरी से सारा पैसा चुरा कर लेकर भाग गया होता है। और अब कैप्टन ये तय करता है मैं फिट्ज को पकड़ने के लिए जाऊंगा। उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया, उसने पैसे चोरी किए हैं। इन ग्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। साथ में ग्लास ये भी बता देता है ब्रीचर को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ नहीं पता, इसने उसे भी झूठ बोला था। और अब ग्लास और कैप्टन फिट्ज की तलाश में निकल चलते हैं और बहुत आगे जाने के बाद घोड़ों के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। वहाँ से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्ज एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है, कैप्टन को गन पॉइंट पर ले लेता है। कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन फिट्ज नहीं मानता। तो वहाँ पर वो कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास भी उस तरफ आ जाता है तो ग्लास देखता है कि वहाँ पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई है और आसपास कोई भी नहीं होता। उसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है कि उसकी पीठ सीधी हो जाए और उसे घोड़े पर बिठा देता है। खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिट्ज को ये लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है जो लाश है वो कैप्टन की है। होता भी ऐसा ही है। उन घोड़ों पर देखकर फिट्ज को ये लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है, पीछे जो लेटा हुआ है कैप्टन की लाश है। अब वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वो गिर जाता है। जिसको लगता है कि ग्लास भी मर चुका है। अब वो धीरे धीरे लाश की तरफ आता है। जब वो उस जगह तक पहुंचता है लाश को पलटता है, ऐसे वो ग्लास समीरा होता है। अब वो देखता है कि वो कैप्टन होता है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोली चला देता है। अब एक गोली फिट्ज के कंधे पर लग जाती है लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ग्लास उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक नदी के किनारे पहुँचते हैं जहाँ पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि नदी के उस पार वही आदिवासी हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। जब ग्लास फिट्ज को मारने वाला होता है कि तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था, जो उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ लेकर गया था। उसने एक बार ग्लास से कहा था कि इंतकाम लेना ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान के नहीं। अब वो उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फिट्ज दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पर वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। अब इसके बाद वो नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं तो उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है इसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने फ्रांसीसी लोगों से बचाया था और इसीलिए वो ग्लास को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और आखिर में यह दिखाते हैं ग्लास पूरी तरह से जख्मी है। अब तभी उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही होती हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की फिल्म यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी आने वाली और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।